आज हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जानेंगे। भारतीय साहित्य का प्रथम रूप वेदों में प्राप्त होता है और वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। संस्कृत भाषा के दो रूप वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में साहित्य की विशाल परंपरा के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में साहित्यिक परंपरा विकसित होती रही। अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, असमिया, गुजराती आदि के माध्यम से भारतीय साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। यह जानना आवश्यक है कि किसी भी भाषा विकास की प्रक्रिया अत्यंत मंद होती है। इस कारण यह कहना कठिन है कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में परिवर्तन कब हुआ। इसलिए निश्चित रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक साहित्य की समाप्ति पर लौकिक साहित्य का उद्भव हुआ। विद्वानों का मानना है कि लौकिक साहित्य वैदिक साहित्य का समकालीन रहा होगा। वैदिक साहित्य की अंतिम कृतियों, उपनिषद और सूत्रों के अतिरिक्त एक और बौद्धों के पाली साहित्य का विकास हुआ और दूसरी ओर संस्कृत के पूर्वतम रूप का निर्माण आदि काव्यों की कथाओं के रूप में हुआ। लौकिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत रामायण, महाभारत और पुराण साहित्य के पश्चात संस्कृत में लिखित ललित पद्य और गद्य दोनों रूपों में साहित्य उपलब्ध होते हैं। गद्यात्मक अंश की दृष्टि से ऋग्वेद के सूक्तों और ब्राह्मण ग्रंथों के धर्माख्यानों के रूप में वैदिक साहित्य में यह रूप पहले से ही प्राप्त होता रहा है। इस प्रकार वैदिक साहित्य के बाद संस्कृत के ललित साहित्य के अंतर्गत सभी विधाओं में उत्कृष्ट रचनाएं प्राप्त होती हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्यों, जिनमें कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव और रघुवंश, अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद, भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीय, माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाकाव्यों के समान गीति काव्य की विशाल परंपरा देखने को मिलती है। यह गीति काव्य वर्ण्य विषय के आधार पर तीन प्रकार के हैं: श्रृंगार, धार्मिक और नैतिक। कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहार और मेघदूत, भर्तृहरिकृत श्रृंगार शतक, अमरु द्वारा रचित अमरु शतक और श्रृंगारिक गीति काव्य की श्रेणी में आते हैं। जयदेव रचित गीत गोविंद को भक्ति काव्य भी माना जाता है और श्रृंगार काव्य भी। भर्तृहरिकृत शतक त्रय में वैराग्य शतक को धार्मिक काव्य कह सकते हैं और नीति शतक को नैतिक काव्य। जगन्नाथ रचित भामनी विलास के 4 विलासों में से अन्योक्ति विलास नैतिक गीति काव्य है और श्रृंगार विलास श्रृंगारिक गीति काव्य तथा करुण विलास और शांति विलास धार्मिक गीति काव्य के श्रेणी में आते हैं। इन सभी गीति काव्यों में प्रसिद्धि की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान कालिदास के मेघदूत को दिया जाता है और उसके बाद भर्तृहरि के शतक त्रय को। कह सकते हैं कि संस्कृत में गीति काव्यों की एक समृद्ध और विशाल परंपरा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद नाटक की बात करें तो संस्कृत में नाटकों की भी विशाल परंपरा देखने को मिलती है, जिनमें प्रसिद्ध नाटककारों में भास, शूद्रक, कालिदास, विशाखदत्त और भवभूति का नाम लिया जाता है। भास के स्वप्न वासव दत्त, पंचरात्र, चारुदत्त आदि 13 नाटक का नाम लिया जा सकता है। इसके बाद शूद्रक का मृच्छकटिक नाटक सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है और कालिदास का मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम विश्वविख्यात नाटक माने जाते हैं। अभिज्ञान शकुंतला के आधार पर कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। विशाखदत्त द्वारा प्रणीत मुद्रा राक्षस मौर्यकालीन राजनीतिक दाव पेच का चित्र प्रस्तुत करता है। इसकी भाषा सरल और शैली रोचक और प्रभावशाली है। भवभूति द्वारा रचित मालती माधव
महावीर चरित और उत्तर रामचरित सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिने जाते हैं। पद्य के समान संस्कृत में गद्य काव्यों की भी विशाल परंपरा रही है, जिसके अंतर्गत दंडी, सुबंधु और वानभट्ट प्रसिद्ध काव्यकार माने जाते हैं। दंडी द्वारा रचित दश कुमार चरित में पुष्पपुरी, जो वर्तमान में पटना कहलाता है, के शासक राजहंस द्वारा 10 कुमारों के साहसिक कृत्यों का वर्णन किया गया है। सुबंधु द्वारा रचित वासव दत्ता में राजकुमारी वासव दत्ता की प्रणय गाथा वर्णित है। वाणभट्ट रचित हर्ष चरित में आश्रयदाता हर्ष का राजनीतिक जीवन वर्णित है और कादंबरी एक काल्पनिक कथा के आधार पर लिखी गई है। इसी प्रकार कथा साहित्य की बात करें तो संस्कृत में 2 प्रकार की कथाएं उपलब्ध हैं, नीति कथाएं और लोक कथाएं। नीति कथाओं के अंतर्गत विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ के नाम लिए जा सकते हैं। लोक कथाओं में गुणाढ़े का बृहत कथा, जिसके आधार पर 3 अन्य कथा जैसे बृहत कथा श्लोक संग्रह, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर की रचना हुई। इसके अतिरिक्त वेताल पंचविंशति, विक्रमचरित आदि भी लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसी प्रकार इस युग में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की भी रचना हुई, जिनमें भरत का नाट्य शास्त्र, भामा का काव्य अलंकार, दंडी का काव्य आदर्श, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, रामचंद्र गुणचंद का नाट्य दर्पण और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, जगन्नाथ का रस गंगाधर प्रसिद्ध काव्य शास्त्र रचना मानी जाती है। कह सकते हैं कि भरत से लेकर जगन्नाथ तक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की एक समृद्ध परंपरा हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य के बाद पाली साहित्य की रचना देखने को मिलती है। पाली साहित्य को प्रमुखतः हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पाली या पिटक साहित्य, इसके अंतर्गत बुद्ध के महानिर्वाण काल से प्रथम शती ईसा पूर्व तक की रचनाएं संग्रहित की। दूसरा अनुपाली या अनुपिटक साहित्य, इसका समय प्रथम सदी ईसा पूर्व से वर्तमान काल तक माना जा सकता है। पिटक शब्द का वाच्यार्थ है पिटारी अथवा बुद्ध के वचन। यह वचन लिखित रूप प्राप्त करने से पूर्व परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते चले गए और लिखित रूप प्राप्त करने के बाद पिटारियों द्वारा संग्रहित किए गए। पिटक 3 माने गए। सुत्त पिटक, जिसका लाक्षणिक अर्थ है सुत्त रूपी बुद्ध वचनों की परंपरा। दूसरा विनय पिटक, जिसमें बौद्ध संघ की व्यवस्था, संघ के संचालन संबंधी नियम आदि का वर्णन किया गया है। इस पिटक में शिक्षा पदों की संख्या 227 मानी जाती है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये तीनों त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों का अंतिम संकलन 3री शती ईसा पूर्व में किया गया। अनुपाली या पिटक साहित्य के अंतर्गत 4वीं 5वीं शती ईस्वी में बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल ने अट्ट कथाओं के आधार पर अनेक व्याख्यान लिखे। और इसी के बाद बुद्ध साहित्य के अंतर्गत या पाली साहित्य के अंतर्गत थेर गाथा और थेरी गाथा का नाम भी लिया जाता है। थेरी गाथा और थेर गाथा बुद्धकालीन भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवन संस्मरण है। इसी प्रकार जातक पाली साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं और इसके माध्यम से हमें तत्कालीन सामाजिक वातावरण का भी ज्ञान प्राप्त होता है। पाली साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि यद्यपि परवर्ती भारतीय भाषाओं के विकास में इसका विशेष योगदान तो नहीं, पर बौद्ध धर्म
जैसे महान गुरु गंभीर एवं प्रसिद्ध धर्म के सिद्धांतों को सुरक्षित रखने में इस साहित्य का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। पाली के बाद प्राकृत साहित्य की रचना प्राप्त होती है। प्राकृत साहित्य को भी दो भागों में विभक्त किया जाता है, जैन आगम साहित्य और जैन आगमेतर साहित्य। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जैन आगम साहित्य 5वीं सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईस्वी तक के अंतर्गत माने गए और इसमें हमें 46 ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें दिगंबर संप्रदाय के अनुसार आगम के 2 भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। इनमें से अंग बाह्य के 14 भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। इनमें से अंतिम भेद दृष्टिवाद है, जिसके 5 अधिकार है। केवल दृष्टिवाद का कुछ अंश बाकी है, जो कि षष्ठ खंडागम के रूप में विद्यमान है। षष्ठ खंडागम की रचना धर्षेन आचार्य के शिष्यों पुष्पदंत और भूतबली नामक 2 मुनियों ने किया था और यह ग्रंथ मूलतः भगवान महावीर के उपदेशों पर आधारित है, जो गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप में वर्षों तक सुरक्षित तो रहे, पर बाद में विलुप्त होना शुरू हो गए। जैन आगमेतर प्राकृत साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य, काव्य, संस्कृत नाटकों में उपलब्ध संवाद तथा षटक साहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण ग्रंथों की चर्चा की जाती है। कथा साहित्य की बात करें तो इसमें जैन आगम साहित्य और उसके टीका संग्रह में अनेक कथाओं का उल्लेख किया गया है, पर स्वतंत्र रूप से पहली कथा ग्रंथ जो है वो तरंगवई कथा या तरंगवती कथा मिलती है, जिसके रचयिता पादलिप्त सूरी, जिनका समय 2वीं से 3वीं शती माना गया है। तरंगवती के लेखन के लगभग 1000 वर्ष बाद इसका संक्षिप्त रूप नेमी चंद्रगणी ने तरंग लीला नाम से किया और इसके साथ हम कुबले माला, मलय सुंदरी, रैन सेहरी आदि कथा संग्रह के भी नाम ले सकते हैं, जिसमें किसी विशिष्ट राजा अथवा किसी विशिष्ट कल्पित पात्र की प्रणय गाथा के माध्यम से जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। इन कथाओं के अंत में यह प्रतिपादित किया गया है कि नायक जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इन कथाओं के द्वारा हमें तत्कालीन समाज एवं जनजीवन के विविध रूपों का परिचय प्राप्त होता है और उस युग में प्रयुक्त होने वाली भाषा की भी जानकारी प्राप्त होती है। प्राकृत में उपलब्ध काव्य साहित्य 2 प्रकार के हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत चरित्र काव्य भी आते हैं, जिनमें जैन आचार्यों ने विभिन्न महापुरुषों को लक्ष्य में रखकर उनकी रचना की और अपने जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन उसके माध्यम से किया। इसके अंतर्गत हम पय्युम चरियु तथा हरिवंश चरियु दोनों के लेखक विमल सूरी हैं। इसी प्रकार जम्बू चरियु के लेखक गणपाल मुनि, सुरसुंदरी चरियु के लेखक देवेंद्र सूरी आदि के नाम हम ले सकते हैं। प्राकृत में चरित काव्य के अतिरिक्त ऐसे अनेक प्रबंध काव्य उपलब्ध हैं, जिनकी रचना में कवियों का लक्ष्य किसी भी रूप में जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करना नहीं था और यह भी आवश्यक नहीं है कि ये प्रबंध काव्य जैन धर्मावलंबियों द्वारा लिखे गए हों। इनका विषय या तो महापुरुषों का चित्रण है या श्रृंगार रस प्रधान आख्यानों का प्रतिपादन, जिसके अंतर्गत हम सेतुबंध, लीलाबाई, कंसबाहु आदि का नाम ले सकते हैं। अंतिम जो साहित्य हमें मिलता है अपभ्रंश साहित्य के नाम से उसे हम जानते हैं। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह आगे चलकर कुछ काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया और इस जो काव्य रचना के लिए जो भाषा प्राकृत से बिगड़कर सामने आई या स्वरूप में आई, उसको अपभ्रंश के नाम से जाना गया। यह बोलचाल में देश भाषा कहलाती रही और जब ये साहित्य में इसका प्रयोग होने लगा तो इसके लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है भ्रष्ट या पतन।
किंतु अगर साहित्य के संदर्भ में से हम बात करें तो इसका अर्थ होगा प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, किंतु इस भाषा के साहित्य का आरंभ 8वीं शती स्वयंभू कवि से मान सकते हैं और 9वीं से 15वीं शती के बीच इसमें अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं। धर्म या संप्रदाय की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य दो प्रकार का है, जैन अपभ्रंश और जैनेतर अपभ्रंश साहित्य। यह दोनों साहित्य प्रबंधात्मक और मुक्तक रूप में उपलब्ध है। स्वयंभू का पयुमचर्यु महाकाव्य में राम की कथा जैन धर्मानुसार वर्णित है। खंड काव्य के अंतर्गत पुष्पदंत का अणाय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, वीर कवि का जम्बू सांबी चर्यु, धनपाल रचित बाहुबली चरित्र आदि प्रचुर मात्रा में हमें अपभ्रंश में साहित्य उपलब्ध होता है। इसी के अंतर्गत लौकिक खंड काव्यों की बात करें जो अपभ्रंश में लिखे गए हैं, उनमें संदेश रासक और विद्यापति रचित कीर्ति लता का नाम प्रमुख है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत और प्राकृत साहित्य के पश्चात अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य रचना प्राप्त होती है, उसी से बाद में हमें आधुनिक भारतीय साहित्य के निर्माण की कड़ी प्राप्त होती है और इस अपभ्रंश से ही हिंदी और हिंदी के साथ साथ अन्य आधुनिक भाषाओं की रचनाएं विकसित होनी शुरू होती हैं। और हम कह सकते हैं कि संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश जो आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए एक कड़ी का काम करती है और इसी से सारी आधुनिक भारतीय भाषाएं आगे चलकर विकसित होती हैं और अपने रूप में साहित्य के अपना योगदान देती हैं।